नमस्कार। फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि देश भर में नोटबंदी को लेके हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग चर्चा हो रही है और आज हम इसी नोटबंदी पे अपने स्टूडियो में बात करेंगे और बात करने के लिए जम्मू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और एक्स MLC रतन लाल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। गुप्ता साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। गुप्ता साहब, जैसे कि आपने देखा और सुना कि पूरे देश में जो नोटबंदी को लेके लोगों में चर्चा हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की अलग राय है, आम जनता की अलग राय है। मैं जानना चाहता हूँ, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आपके चीफ हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलके जो रोष भी अभी ये सदन के बाहर एक रोष भी जताया है पार्टी की तरफ से, तो आपका स्टैंड हमें मालूम है। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी एक जाती राय क्या है, आपकी पर्सनल राय क्या है, आप इस पूरे फैसले को किस नज़र से देखते हैं? देखिए सर, ये जो फैसला किया है नोटबंदी का इन्होंने, ये एक कुनेन होती थी टेबलेट, शुगर कोटेड टेबलेट है। ये सुनने देखने में बड़ी अच्छी कि भाई करप्शन को हम खत्म कर रहे हैं, मिलिटेंट्स के कमर तोड़ देंगे क्योंकि उनको फंड्स वगैरह की प्रॉब्लम दिक्कत आएगी, या दूसरी हमारे ब्लैक मनी की बात कह रहे हैं, या नेक्सलाइट्स की मूवमेंट को इससे काफी धक्का पहुंचेगा। इन्होंने ये स्कीम नोटबंदी की है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी इंप्लीमेंटेशन जो हो रही है या हुई है वो बहुत ही नाजुक, मैं आप समझ लीजिए कि जो पूरा हिंदुस्तान इन्होंने सड़क पे आके खड़ा कर दिया। 120 से ज्यादा लोग लाइन पे क्यू में खड़े थे पैसे लेने के लिए, अपने पैसे लेने के लिए, उधार नहीं, बैंक से लोन ही लेना था मैंने। लेकिन बेचारे वो गरीब लोग सड़कों पे, जब बैंक के आगे, ATM के आगे, अगर आप कहते हैं 2 लाख के करीब हमारा ATM काम कर रहा था उस वक्त, तो फंक्शनल कितने थे? 40,000 के करीब आपके फंक्शनल नहीं थे, और जो 40,000 के करीब फंक्शनल थे उनमें भी पैसा नहीं था। सुबह आप हैरान रह जाएंगे कि सुबह 2 बजे 1 बजे लोग लाइन पे खड़े हो जाते थे, और जब उनकी बारी आती थी शाम के 4 बजे या 5 बजे तो आगे बोर्ड आ जाता था वहां ATM में पैसा नहीं है। ये मैं समझता हूं कि लोग, ठीक है, इनकी सोच ऐसी हो सकती है कि साहब हम ये करके शायद हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाएंगे। मैं समझता हूं कि जो हालत गरीब लोगों की इस दौरान में हुई है, 100 से ज्यादा 20 लोग आज मर गए हैं, कौन उसका बेली वारिस है? उनके बच्चों को कौन देखेगा? इन्होंने तो कह दिया साहब ये हमने ये चेंज करके एक परिवर्तन ला रहे हैं। हम परिवर्तन क्या लाया आपने? बड़ी मुश्किल से आपका ग्रोथ रेट जो है 7.6 हुआ था, आज रिजर्व बैंक आपका कह रहा है कि 7.1 के करीब है, और जनरली आप देखेंगे ये 3.5% से ऊपर नहीं आएगा। जो मुल्क आप ग्रोथ की तरफ ले जा रहे थे, आज उसको रिवर्स गियर लग गया है इसकी वजह से। ठीक है, आपकी स्कीम बहुत अच्छी होगी, आप परिवर्तन कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन सवाल यह है कि इसकी जो इंप्लीमेंटेशन की है वो बिना सोचे समझे की गई है। इनको इस बात का इल्म नहीं था कि इस तरह की दुर्दशा हमारे लोगों की होगी। एक हिंदुस्तानी पाप क्या किया है, उसने अपनी गाड़ी कमाई बैंक में रखी हुई है, और जब वो लेने के लिए जाता है उसको 2-2 दिन सड़क पे खड़े होकर लाइन पे लग के, क्यू पे लग के, फिर कहते हैं कि 2,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। नहीं गुप्ता साहब, ये तो आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये मीठी गोली है और आपने ये बोला कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी ये ठीक ढंग से नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आपका मानना कि ये ठीक नहीं है, ये फैसला सही नहीं था, फिर आपकी राय से ब्लैक मनी और करप्शन को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए थे सरकार को? इनके पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं? ईडी इनके पास है, CBI अब उनकी वो कर रही है, छापे मार रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पहले ये सारे डिपार्टमेंट थे इनके पास। इनके पास लिस्टें पड़ी हुई है किसके पास क्या है। इनके पास बैंक में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसकी लाख रुपए के बाद फौरी इनके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। कोई ट्रांजैक्शन होती है इसकी
रियल स्टेट की, उसकी इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। मैं समझता हूँ कि ये कह रहे हैं कि भाई हमने नोटबंदी करने से हमें फायदा पहुंचेगा। मैं समझता हूँ चलो हम मान लेते हैं आपको फायदा पहुंचेगा, आप एक परिवर्तन कर रहे हैं, ब्लैक मनी से बाहर आएगी, या जो कुछ भी आप कहते हैं हम आपकी बात ही मान लेते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो हुई है ये टोटली एरोगेंट तरीके के साथ हुई है। आप यहाँ अंदाजा लगाइए, आरबीआई के जब से आप मतलब कह रहे हैं कि बस आप आज ये हो जाएगा, इतना टाइम दिया है, जहां जहां पैसा लगेगा, 1000 का नोट, 500 का नोट, आप जहां 61 के करीब, 61 के करीब आपने उसकी चेंजेस की है। अभी परसों देखिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं साहब 31 दिसंबर तक आप पैसे अपने जितने भी पुराने नोट होंगे आप जमा करवा सकते हैं, नो बॉडी विल आस्क यू। बड़े दुख की बात है, आप रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन आ जाता है 5000 रुपया पुराना कोई जमा करवाने के लिए जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन उसकी तहकीकात होगी, इन्वेस्टिगेशन करेगा बैंक बाबू, और वो पूछेगा साहब आपने ये लाया कहां से, और फिर उसका एनओसी जब मिलेगा 5000 रुपए का तब वो पैसे जमा होंगे। आज उसने आपको यू टर्न में आपने वापस लिया। मतलब मैं समझता हूँ कोई भी आप इतने आपके दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, जो फैसला आप ले रहे हैं, जो लेते हैं आप एक तरीके का से लीजिए, ढंग से लीजिए। अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब वहां बैठ के बड़े आराम से कहते हैं ऐसा हो जाएगा, जरा खड़े होके तो बताएं मुझे 2 बजे रात के खड़े होके कितना पैसा उनके ले सकते हैं। 2-2 दिन लोगों को लगे हैं, और आज भी हालत यही है। आप दिल्ली बॉम्बे कहीं भी देखिए हालत यही है, सुबह 4 बजे बेचारे खड़े होते हैं और 5 बजे शाम को जब नंबर आता है तो वहां आ जाता है जी उसमें एटीएम में पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं था तो आपने ये किया क्यों? नहीं गुप्ता साहब, आप तो बड़े मजे हुए नेता हैं और आपने हर दौर को अच्छी तरह समझा और देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि अब तक देश में जिन लोगों ने हुकूमत की है कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए इस काला बाजारी और ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए? देखिए सर, कदम आप जितने मर्जी उठाएं, अब जो पैसा आया है, मतलब कितना पैसा ब्लैक मनी का आपने बाहर कर लिया। जो आप कहते थे जब आप इलेक्शन लड़ा आपने कहा साहब हम बाहर जो मुल्क के बाहर जो पैसा है ब्लैक मनी हम उसको लाएंगे, और आपने वायदा किया लोगों के साथ कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए गरीब के अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक मनी आएगी और इतनी हम लाएंगे, इतनी ब्लैक मनी है कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा हो जाएगा। मैं आज पूछना चाहता हूँ 2.5 साल हो गए हैं आपके, कितने अकाउंटों में आपने वो ब्लैक मनी का पैसा जमा करवाया है? ये बात कहने की है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन आप कहते हैं साहब इसका आप बताइए अभी इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जो हमारे विद्वान लोग हैं वो कह रहे हैं, इवन रिजर्व बैंक कह रहा है कि साहब हमारा ग्रोथ रेट जो पीछे गया है 7.6 से हम 7.1 पे, तो वो कह रहे हैं 5.5% तो रिजर्व बैंक कह रहा है, और लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये 3.5 या 4% से ऊपर नहीं आएगा आपका ये ग्रोथ रेट जो है। आप कह रहे हैं कि साहब देखिए आप करते ये स्लो प्रोसेस से करते, आप 1000 का नोट बंद करते थे, 500 का फिर भी सर्कुलेशन में रहता। आप इतनी एरोगेंसी में किया कि साहब डिक्टेटराना रवैया क्या कर, लोगों की जो हालत हुई है ये आपके सामने है। 8 नवंबर के बाद आप मुझे बताइए कि सड़कों पे पूरा हिंदुस्तान आ गया, यहां तक कि उनके माता जी बेचारे 94 ईयर्स उनकी एज है, वो भी लाइन में खड़े हैं बेचारे पैसे लेने के लिए। तो सब जो सरकार ने ये कैशलेस इंडिया का जो ख्वाब देखा है, जिसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है, इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि ये कहाँ तक देश हित में रहेगा? सर या तो ये प्रैक्टिकल लोग नहीं, कितने लोग हैं हिंदुस्तान में ये इस सिस्टम को चलाने वाले करने वाले? 70% आपकी इलिटरेसी कितनी है, कितने लोग हैं आप मुझे बताइए? 27% से नीचे तो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, 27% से नीचे जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। वो आपका मोबाइल ये सिस्टम करेगा, डिजिटल सिस्टम को वो अपनाएगा। 70% के लोग ऐसे हैं जो हार्डली 30% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस इस्तेमाल को कर सकते हैं। वो करें, वो पहले भी करते थे, आज भी करते हैं, उनको किसने मना किया है? लेकिन मुझे बताइए जो 27% से नीचे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं,
जिनको 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं है। पिछले दिनों आंकड़े आए हैं 70% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर आज भी जो पेट भर के खाना नहीं खा के सोते नहीं है। कहां की बात कर रहे हैं आप? आपको समझना चाहिए, ग्रास रूट लेवल तक लोगों को जाइए, देखिए, पता चले आपको कि हिंदुस्तान कहां है। तो मैं समझता हूं कि ये जितनी बातें हैं सब प्रैक्टिकल, जल्दबाजी में आप एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, यार उसका कहीं देखे तो सही साहब, इसका आउटकम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो साहब जो फैसला तो हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है जिस उनके हिसाब से, तो मैं जानना चाहूंगा कि 2017 में क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए साहब, पहले तो सबसे एक हिंदुस्तान जो एक तरक्की की तरफ, क्या उसका असर हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत में भी देखने को मिलेगा? देखिए पूरे हिंदुस्तान में इसका असर पड़ेगा। अगर ग्रोथ आपकी रुकेगी, आपकी तरक्की रुकेगी, आपका ये जो सिस्टम चल रहा है, ये यकदम आपने ब्रेक लगा दी। बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान थोड़ी तरक्की की मंजिल की तरफ चलना शुरू हुआ था जब आपका ग्रोथ रेट 5.2 था, 5.7 था, फिर 6 पॉइंट हुआ, 6.5 हुआ, आज 7.6 की आप प्रजम्पशन करके चल रहे थे। पूरा दुनिया आपकी तरफ देख रही थी कि साहब हम नरेश यहां इन्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान के अंदर। आपने इतनी मतलब एक स्टेबल कंट्री को डिस्टेबल करने की आप खुद ही कोशिश कर रहे हैं ही है, तो इससे ज्यादा और बड़ी क्या। आज कोई भी मुल्क यहां पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कहते सिस्टम ही सारा अपसेट हो गया, उथल पुथल हो गया। पूरा हिंदुस्तान 2000 रुपए के लिए पूरा हिंदुस्तान सड़क पे लाइन लगा के खड़ा हुआ है, और जिन्होंने खरबों पे यहाँ अगर लगाने थे आज वो रुक जाए। देश भर में आप देख रहे हैं सुबह से शाम तक हर घंटे में कहीं ना कहीं ब्लैक मनी पकड़ी जा रही है, क्या आपको लगता नहीं है उसका असर है? अदरवाइज भी पकड़ी जाती, किसने मना किया था? आज कौन पकड़ा? मैं सर, आप देखिए कि बड़े बड़े जो ऑफिसर हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके घरों में लाखों अरबों रुपए पकड़ा जा रहा है। कौन पकड़ रहा है? इनकम टैक्स पकड़ रही है, या ईडी डिपार्टमेंट पकड़ रहा है, या सीबीआई छापे मार रही है? लगता नहीं है उसका इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। इनको किसने मना किया था भाई आप छापे नहीं मारे? जब अब मार रहे हैं, पहले क्यों नहीं मार सकते थे? पहले भी मार सकते, इनको किसी ने नहीं रोका था। पहले भी तो छापे पड़ते थे, पहले भी सब कुछ होता था, कहां रुका था ये सामान? इसमें मतलब नोटबंदी की वजह से कौन सी ऐसी बात आ गई है कि साहब अब हमारी जो सिस्टम है एकदम चेंज हो गया बजाय के पुराने सिस्टम के? कहीं कोई बात नहीं थी। ये सब कहने की बातें हैं। सिर्फ मैं कहता हूं कि दुनिया इस वक्त आप देखेंगे, आप कहते हैं ना आउटकम क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो जिनको नौकरियां लगी हुई थी, आप इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दीजिए ना, जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री देख लीजिए। हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में इतना फर्क पड़ा है कि वो इंडस्ट्री से कहते हैं, मालिक कह रहे हैं साहब आप जाइए भाई साहब, जो उन्होंने मुलाजिम रखे उनको कहते भाई साहब कोई और जगह देखिए, मेरी अपनी खटिया खड़ी हो रही है। और बाहर का लोग कौन यहाँ पैसा लगाएगा? आप अंदाजा लगाइए। अब ये पिछले ही जैसे 24 घंटे पहले ही ये एक और उन्होंने फैसला किया कि जो एम्प्लॉई है उसका पैसा वो सीधा चेक या उसके थ्रू आएगा, उसको कैश में नहीं मिल पाएगा। इसका क्या असर देखते हैं? उसमें ये है फैसला उन्होंने किया है, वो भी बड़ी अजीबोगरीब फैसले चल रहे हैं। कैबिनेट फैसला कर रही है कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को भाई चेक पेमेंट करे या कैश करे। कैश की पाबंदी थोड़ी है, कैश की भी पाबंदी नहीं उन्होंने लगाई है, या कैश करें या चेक में करें। पहले भी यही था, कई कंपनियां चेक में करती थी, कई कैश करती थी। जितने बड़े ऑफिसर से एमडी वगैरह दूसरे, उनको तो थ्रू चेक मिलती थी। जो कैश लेना चाहता था उनको कैश मिलता था। ये कौन सी नई बात इन्होंने कर दी है कि भाई कैबिनेट ने डिसीजन लिया जी वो पेमेंट जो है मुलाजिम को वो चेक में होगी या कैश में लेना चाहिए, तो कैश में भी पाबंदी नहीं है। अजीबो गरीब फैसले हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अफरा तफरी से इन्होंने मचा दी। एक अगर एक टिके हुए हम समझे, एक टिकाऊ सरकार जिसको हम समझते थे, ये टिकाऊ सरकार नहीं बन रही है। ये सिर्फ लोगों को एक एरोगेंसी में देखिए, आप बिल्कुल ऐसे डिक्टेटराना जैसे रवैया, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, वैसा नहीं ऐसा। आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है। आपने कौन सी ये कर दी है? आपकी पार्लियामेंट पूरा 1 महीना रही है, कितने दिन चलाई आपने पार्लियामेंट? ये आपकी बनती है जिम्मेवारी के पार्लियामेंट को चलाया जाए। गवर्नमेंट जो होती है उसको पार्लियामेंट चलाना होता है। लोगों को पैसा चक्कर में जितना पैसा आपने लूट खसूट कर दी है, आप मुझे बताइए।
ये सिस्टम आपको एक बड़े ठहराव तरीके से डेमोक्रेसी है लोगों को। आप क्या मतलब समझ रहे कि डिक्टेटराना रवैया अख्तियार करके आप हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे? मैं समझता हूँ जो रवैया आप अपने अख्तियार कर रहे हैं इससे हिंदुस्तान की हालत खस्ता हो जाएगी। और ये आप देखिए आने वाले 2 साल में आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान कहाँ। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा गुप्ता साहब। आज हम अपनी इस बात को यहीं खत्म करेंगे। जैसे कि गुप्ता साहब ने बोला कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और कि आने वाले 2 सालों में ये देश के सामने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे आम लोगों को। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। और आज हम अपनी इस बात को यहीं खत्म करेंगे और अगली दफा एक नए मुद्दे के साथ, एक नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।